तो पहले समझो कि डार्क फ्रिंज का क्या मतलब है, पहले इसको समझना है आसानी से ना, आराम आराम से। तो चलिए ये मान लीजिए कि ये हमारा एक स्क्रीन था जिसमें हमने दो ऐसे स्लिट्स मार रखे थे। इस स्लिट का नाम है S1, इसका नाम है S2, और इनके बीच के डिस्टेंस को जैसा कि हम लोग शुरू से डिनोट करते आए हैं स्मॉल d से डिनोट करेंगे। और पहले स्लिट पर यहाँ पर हमने एक सोर्स लगा दिया, यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया। दोनों सोर्स कैसे हैं? दोनों सोर्स कोहेरेंट हैं, वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब इस स्क्रीन से कैपिटल D डिस्टेंस पर एक दूसरा स्क्रीन है जिस पर इंटरफियरेंस पैटर्न हम बनाने वाले हैं, है ना। यहाँ देखिए इसके ठीक बीचों बीच जो पॉइंट है उससे एक लाइन मैंने स्टार्ट करी और ये ए यहाँ पर O पे कट किया। आप जानते हैं कि O बेसिकली क्या है, वो एक सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन है। हम लोग पिछले वाले लेक्चर में शायद इसको डिस्कस कर चुके थे। और हमने ये कहा था कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए P, है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज करो P, तो एक वेव यहाँ से निकलेगा और एक वेव यहाँ से निकलेगा। दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे और इन दोनों के पाथ डिफरेंस के अनुसार यहाँ पर फेस डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा इनके बीच में, और उसी के अनुसार इंटेंसिटी आएगी। हमने ये भी कहा था कि देखो भाई ऐसा है कि इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए आप यहाँ से एक लाइन ऐसे बना देंगे और ये वाला एंगल आपका जो है थीटा हो जाएगा। और जैसे ही आपने देखा था कि ये एंगल थीटा आप यहाँ से डालते थे परपेंडिकुलर, इसका नाम आप m देते थे। अगर आपको याद हो तो जो S2m है वो d साइन थीटा के बराबर हो जाता था। वो इसलिए क्योंकि ये वाला भी हमारा थीटा आता था। तो जो नीट वाले बच्चे हैं उनको ये पूरा पिक्चर याद रखना है ना, कहाँ पे एंगल क्या बनेगा। अब समझो, पहले समझो, मान लो कि पॉइंट P जो है फर्स्ट मिनिमा आ रहा है ना, लेट कर लो, लेट P बी द फर्स्ट मिनिमा। तो भैया इसके लिए दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है d साइन थीटा, वो तो λ/2 के बराबर होना चाहिए। ये भी हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हो गया। अब सेकेंड मिनिमा कितना है, कब आएगा? देखिए मिनिमा वहीं पे आएगा जहाँ पर जो मेरा लेमडा है, λ/2 का ऑड मल्टीपल हो जाए ये पाथ डिफरेंस ना। तो पाथ डिफरेंस अगली बार अगर 3 λ/2 के बराबर हो जाए तो हमारा यहाँ से सेकेंड मिनिमा आएगा, है ना। फिर देखिए पैटर्न हो गया अब यहाँ पे। अगली बार मैं कहूँगा थर्ड मिनिमा की जब बात होगी तो मैंने लिखना है d साइन थीटा इक्वल्स टू 5 λ/2, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा एक जनरल फॉर्म में लिखो, समझो जरा। यहाँ पर ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय खासतौर से जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो पैटर्न पकड़ना होता है मैथ के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ देखो 3 है है ना, ये 5 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि nth मिनिमा की जब बात होगी, है ना, nth मिनिमा की जब बात होगी तो उसका एंगुलर पोजीशन दिया जाएगा d साइन थीटा इक्वल्स टू n, है ना, n माइनस एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा ऐसे कीजिए 2n माइनस 1 λ/2। 2n माइनस 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेरे को ऑड नंबर चाहिए था, तो हमने ऑड नंबर को ऐसे लिखना है। अच्छा ये 2 जो है ना बाहर वाला, उसको धक्का मार के अंदर कर दो। तो जब धक्का मार के अंदर करोगे तो ये आ जाएगा n माइनस हाफ लेमडा। ये ज़्यादा बेहतर है याद रखने के लिए। अब n इक्वल्स टू कहाँ से वेरी करेगा समझिए। देखिए n इक्वल्स टू अगर मैंने 1 रख दिया, है ना, तो ये 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? फर्स्ट। अभी देखिए ये आया था ना आपका फर्स्ट मिनिमा, ऐसे आ जाएगा। n इक्वल्स टू अगर आप 2 रखेंगे तो सेकेंड आ जाएगा, थर्ड रखेंगे तो थर्ड मिनिमा आ जाएगा।
अब ये तो रही हमारे इस ओरिजिन के ऊपर की बात। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो इसका लेंथ है ना ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, तो n जो है नेगेटिव हो जाएगा। या ऐसे कहिए कि n की जो वैल्यू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन ऐसे होता चला जाएगा। तो nth मैक्सिमा के लिए हमारे पास ये कंडीशन निकल गया, या कहिए ये कंडीशन निकल गया। जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसको आप ढंग से याद कर सकते हैं, वो वाला आप याद रखिए। दोनों एक ही है, बस इससे हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए, यहाँ तक तो सही था। अब मैं ये निकालने जा रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ से अगर मेरा nth मिनिमा है ना yn' डिस्टेंस पर है, nth मिनिमा देखिए, nth मिनिमा, तो ये yn' कैसे निकालेंगे हम लोग? इसके लिए शायद मैंने आपको पिछले वाले क्लास में भी बताया था, और बेसिकली शुरू से हम लोग ये डिस्कस करते आए हैं कि हम कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। क्या क्या अजम्पशन था? अजम्पशन ये था कि जो d है वो बहुत ही छोटा होता है कैपिटल D के मुकाबले, और अगर स्मॉल d कैपिटल D के मुकाबले बहुत छोटा होगा तो ये देखिए, ये जो एंगल है ये थीटा ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। और जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा आप लिख सकते हैं, बशर्ते कि ये वाला जो है, ये जो थीटा है वो होना चाहिए आपके रेडियन में, है ना, ये रेडियन में होना चाहिए। तो चलो भाई एक काम करते हैं, हमने तो भाई पहले से ही एजम्पशन मान रखा है, तो मैं दोबारा से यहाँ पहुँचता हूँ और इस yn' की वैल्यू निकालता हूँ। समझो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पिक्चर मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको बार बार पिछले वाले पेज पे ना जाना पड़े। यहाँ पे पॉइंट था P, और ये सेंट्रल मैक्सिमा से yn' डिस्टेंस पर yn' डिस्टेंस पे था, और बेसिकली पॉइंट P जो है nth मिनिमा को रिप्रेजेंट करता था, है ना, ऐसे था। अभी अभी हमने जस्ट पीछे के डायग्राम से ये देखा कि इसको अगर आप मिलाओगे तो ये एंगल आपका थीटा बनेगा। ये तो आप जानते हैं d होता है, और ये भी आप जानते हैं ये स्मॉल d होता है ना। और nth मिनिमा के लिए हमने कंडीशन दिखा d साइन थीटा इक्वल्स टू n-½ लेम्डा के बराबर होता है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी। मैं साइन थीटा को अब बड़े प्यार से tan थीटा लिख दूं, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छा। और tan थीटा निकालने के लिए मेरे पास ये बहुत प्यारा सा एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। मेरा मन करता है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ n, और मेरे पास ट्रायंगल हो गया ONP। ये बेटा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है उसी को तो tan थीटा बोलते हैं हम लोग। अरे अभी तो गिनने से बच गया मैं। हाँ, d यहाँ देखिए, ये हो गया yn' अपॉन d इक्वल्स टू n-½ लेम्डा। यहाँ से yn' जो हो गया है ना n-½ लेम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये हमारे nth मिनिमा का सेंट्रल मैक्सिमा से अपने इस इंटरफेरेंस स्क्रीन पर कितना डिस्टेंस है उसके लिए फार्मूला बन गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फ्रिंज विड्थ। अच्छा, फ्रिंज विड्थ समझने से पहले समझिए थोड़ा सा, एक बात बताइए हमको। ये मान लीजिए ये कोई सपोज करो कि कोई ब्राइट फ्रिंज है ना, ब्राइट फ्रिंज है। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि ब्राइट फ्रिंज के आगे डार्क होगा, फिर उसके ऊपर फिर ब्राइट होगा, मतलब अल्टरनेटली डार्क और ब्राइट ऐसे फ्रिंज बनते चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि इधर कोई डार्क फ्रिंज होगा और इधर कोई डार्क फ्रिंज होगा। अगर मैं कहूँ कि ये nth डार्क फ्रिंज है तो ऑब्वियसली n+1th डार्क फ्रिंज आ गया। तो अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकालना है ना, ऐसे फ्रिंज विड्थ बीटा किसका, ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो क्या करेंगे हम,
हम करेंगे कि वाई एन डैश प्लस 1, इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे, ये था डिस्टेंस। तो जब आप यहाँ पे घटाएंगे तो समझिए जरा इसकी वैल्यू रखिए, ये होगा आपका n प्लस 1 माइनस हाफ लेम्बडा डी स्मॉल डी माइनस n माइनस हाफ लेम्बडा डी स्मॉल डी, कट कुट करके लेम्बडा डी बाई स्मॉल डी आ गया। इसी तरीके से आप ऐसे कहेंगे कि जो एक डार्क फ्रिंज है वो दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में है। मतलब ये हो गया कि मैं n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस में से nth ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को घटा दूँ, ये घटा देता हूँ, वो पट से घटा दो, तो ये तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज का है ना विड्थ निकल गया। यहाँ भी देखो जब तुम वैल्यू रखोगे, पीछे तुमको याद होगा कि ये हमारा फार्मूला आया था लेम्डा डी बाई डी माइनस एन लेम्डा डी बाई डी, तो कट के ये भी देखो, ये भी लेम्डा डी बाई डी आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो फ्रिंज पैटर्न बनता है उसमें ब्राइट फ्रिंज का जो थिकनेस है वही थिकनेस ब्राइट डार्क फ्रिंज का है, वही थिकनेस, मतलब कहने का मतलब सबके थिकनेस बराबर है। इंटेंसिटी की बात आएगी, ऑब्वियसली अगर आपको याद हो तो हमने ये एज्यूम कर लिया था कि भैया ये जो लाइट है ना, ये यहाँ से जो लाइट निकल रहा है इसका इंटेंसिटी आई नॉट और इसका भी इंटेंसिटी आई नॉट। तो हमने ये देखा है कि जहाँ पर इन दोनों वेव का फेज डिफरेंस फाई होगा वहाँ पर इंटेंसिटी जो हो जाएगी आई इक्वल्स टू 4i नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 हो जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, जहाँ भी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए फाई की वैल्यू कितना होता है, फाई की वैल्यू 2n पाई के बराबर होता है। जहाँ n हमारा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी ऐसे हो सकता है ना, मतलब इंटीजर की बात हो रही है। तो भाई साहब जब कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 निकालोगे तब कितना आएगा, तो देखना जरा यहाँ पर इंटेंसिटी I इक्वल्स टू 4i नॉट, ये कॉस n पाई हो जाएगा इसका स्क्वायर। और जो गणित के बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका वैल्यू ये इतना होता है, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, वो पट से आ जाएगा हमारा इतना। और जहाँ पर ये दोनों वेव डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, मतलब जहाँ पे डार्क फ्रिंज बनता है वहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ऐसे करेंगे आप। और इस केस में कॉस फाई बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो ब्राइट फ्रिंजेज हैं उनका इंटेंसिटी होगा 4i नॉट, जो डार्क फ्रिंजेज है उन सब की इंटेंसिटी होगी 0 के बराबर। सारे फ्रिंजेज का विड्थ सेम होगा, कितना होगा, लेम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी के बराबर।